हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे जो रेगुलर जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी पेपर आप दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, एनी पेपर, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल सकता है। और वो एक्चुअल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो जिनमें समझ कॉन्सेप्ट रहता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उसी से हिसाब से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ग्रेविटेशन, आगे चल के ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह। और मतलब जहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति। क्या होता है सरल आवर्त गति? सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में कुछ इसके बेसिकली तीन डेफिनेशन होती हैं। एक, टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मतलब जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। मतलब अगर 2 कदम आगे चल रहा है तो 2 कदम पीछे भी आएगा। तो ये जो है आगे पीछे चलने की टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। दूसरी चीज होती है पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक पीरियोडिक मतलब निरंतर होता है। ऐसा नहीं है कि 2 कदम 5 सेकंड में चलेगा और जो पीछे आने का 2 कदम है वो 10 सेकंड में चलेगा। नहीं, अगर 2 कदम वो सामने 5 सेकंड में जा रहा है तो 2 कदम वो पीछे भी 5 सेकंड में ही आएगा। थर्ड इसका होता है जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जिसको बोलते हैं। ये हमेशा सेम रहता है। एक अपन बचपन से इसको पढ़ते आए हैं इस तरीके से। ये जो है ये एम्पलीट्यूड होता है सर। तो ये जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने का क्या काम, अपना क्या काम, इसको अपन को ये कैसे यूज में आने वाला है एग्जाम्स में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक सबसे बड़ी चीज होती है पेंडुलम, जिसको दोलक बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चा हमेशा रट के जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लास देखने के बाद इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपन शुरू करते हैं पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, कैसे यूज कर होता है और अपने कंपटीशन में उसका क्या इस्तेमाल है। सबसे मेन चीज तो पहले पेंडुलम। पेंडुलम का अपन को सबको पता है उसका क्या होता है सिस्टम। घड़ी के नीचे जो लटकता रहता है, ऐसा, ये ऐसा चलता है, यहां से यहां तक चलता है, फिर यहां से यहां तक चलता है। ठीक, तो ये जो पेंडुलम होता है इसका मतलब कुछ एक, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है इसका। क्या? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड मतलब यहां से यहां तक की चली गई, जितना समय यहां से यहां तक चलने में एक बार में लगेगा उसको अपन टाइम पीरियड बोलेंगे। ये ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे चलता है, एक बार यहां जाएगा, दूसरी बार यहां आएगा, तो इसी को अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब L और G क्या होता है वो समझने वाली बात है। जो L होता है, एल एल ये जो स्ट्रिंग है, जो इसकी रस्सी है, ये इसकी लंबाई है। एक्चुअल में ये रस्सी नहीं होती, ये कोई एक धातु की बनी कोई मेटेलिक बॉडी होती है, जिसको अपन स्ट्रिंग बोल सकते हैं, रस्सी बोल सकते हैं जनरल उसमें। और ये जो होता है ये बॉब बोलते हैं इसको, बॉब मतलब एक छोटा सा गोला जो यहाँ पे लटकता है। तो ये
L जो है वो स्ट्रिंग है की लेंथ, और जो G है वो G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने यहां इसको कांस्टेंट माना जाता है, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हो गया अपना पेंडुलम। पेंडुलम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अपन को कंपटीशन में इसका ये फॉर्मूला नहीं पूछने वाला, वो क्या पूछेगा, देखिए जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, समानुपाती होता है एल के स्क्वायर रूट से। सेकेंड चीज, व्युत्क्रमानुपाती होता है किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी, क्या, चलिए यहां तक इतना ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के इसको मैं, एक मिनट, जो स्ट्रिंग है, मतलब जो लेंथ, अगर लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ेगा। स्ट्रिंग की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ता है, चलो अब देखो समझो बात को, ये यहाँ पे एक समझने वाली बात है, प्रॉब्लम है ये यहां से यहां तक की दूरी तय करता है। ठीक, जब ये यहां से यहां तक की दूरी एक बार में तय करता है तो घड़ी में जो है वो 1 सेकंड का टाइम होता है, 1 सेकंड घड़ी का कांटा बढ़ जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर यहां से यहां तक जाने में जो दूरी है उसमें लगने वाला समय अगर बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, मतलब समय बढ़ तो रहा है, पर जो ये घड़ी जो चल रही है, यहाँ पे जो ये घड़ी चल रही है, इसके लिए तो वो यहीं से चलना है। पर जो सामने अगर एक आप दूसरी घड़ी, 2 घड़ी लेके बैठो, एक ये वाली घड़ी और एक नॉर्मल घड़ी, तो नॉर्मल घड़ी में तो 1 सेकंड में 1 सेकंड हो जाएगा, पर यहाँ पे जब तक वो यहां से यहां तक नहीं आएगा तब तक वो 1 सेकंड नहीं होगा। अगर ये टाइम बढ़ जाता है, यहां से यहां तक आने का समय बढ़ जाता है, तो जो अपनी ये घड़ी, ये वाली घड़ी है, ये लेट हो जाएगी। क्या, घड़ी का टाइम, अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ता है तो घड़ी का टाइम जो है वो लेट होगा, घटेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर पेंडुलम का टाइम बढ़ जाता है, टाइम पीरियड घट जाता है, अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड घट जाता है तो जो घड़ी का टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, मतलब घड़ी तेज चलने लग जाएगी। तो अपने एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आता है कि आप डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे अपन को बोल देगा कि आपकी जो पेंडुलम वाली घड़ी, अगर आप उसको लेके मून पे चले गए तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आप अपनी घड़ी को इक्वेटर पे लेके चले गए तो टाइम पीरियड घटेगा कि बढ़ेगा। अगर पोल पे चले गए तब क्या होगा। अगर गर्मी आ गई और ये स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज आने लग गया तो क्या होगा। ठंडी आ गई, ज्यादा ठंड पड़ने लगी तो क्या होगा। ऐसे मतलब 5-6 क्वेश्चन आपको उसमें पूछता है एग्जाम में। तो मैं एक तरफ से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं जो ये स्ट्रिंग है इसकी वजह से कितने तरह से इफेक्ट होती है घड़ी, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आइए शुरू करते हैं। सबसे मेन स्ट्रिंग, जैसा मैंने पहले बताया कि जो स्ट्रिंग होती है ये मेटेलिक बॉडी बनी, किसकी, मेटेलिक बॉडी की। मेटेलिक बॉडी मतलब जनरली स्टील की बनी होगी। और अगर क्या बोलूं, मतलब सोने चांदी की तो बनेगी नहीं, जनरली इतना आदमी अमीर नहीं होता कि सोने चांदी के पेंडुलम की वो स्ट्रिंग बनवाए, स्टील की पेंडुलम होती। तो जो इस पे जो स्टील रहता है उस पे टेम्परेचर का सीधा सीधा असर पड़ता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी के टाइम पे टेम्परेचर घट जाता है। जब गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी वजह से जो इसकी लेंथ है वो बाय अ मार्जिन बढ़ जाएगी।
जो इसकी लेंथ है स्टील जो अपन ने स्ट्रिंग यूज की है, जब वो गर्मी जब तापमान बढ़ेगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। एक आपको और भी याद होगा कि जो रेलवे का स्लीपर होता है, ये रेलवे का स्लीपर, इसके बीच में थोड़ा सा गैप देके ऐसा बनाया जाता है। वो इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जब गर्मी आती है तो जो ये रेलवे के स्लीपर हैं ये एक्सटेंड होने लगते हैं, मतलब फैलने लगते हैं। जब फैलने लगेंगे तो अगर ये गैप नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और ये जो गैप रहता है, अगर ये थोड़ा सा गैप दे देते हैं तो जब ये गर्मी में एक्सटेंड होता है तो ये इस गैप को ये कंप्लीट कर देता है। और इसका उल्टा कि जब ठंडी में ये सिकुड़ता है, जब ठंडी में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो वापस से गैप जो गर्मी में भर गया था ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रेलवे का स्लीपर रेलवे के स्लीपर्स के बीच में डिफरेंस क्यों रहता है, मतलब एक ज्यादा नहीं, मतलब सेंटीमीटर्स में भी कह सकते हो नहीं रहता, वो मिलीमीटर्स में रहता है, पर रहता जरूर है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि रेलवे के स्लीपर्स के बीच में डिफरेंस क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब गर्मी आ गई, ठीक, एक सेकेंड, समर, गर्मी आ गई है अपनी, ठीक, जो स्ट्रिंग की लेंथ है बढ़ गई है तो टाइम पीरियड इसके समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो जो अपनी क्लॉक है, घड़ी, वो क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। क्या, गर्मी में अपनी घड़ी लेट हो जाएगी। सेकंड, विंटर, विंटर में इसका अपोजिट हो जाएगा। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, मतलब जो भी बॉडी है स्टील अपना, उसकी जो लेंथ है वो घट जाएगी। वो घटेगी तो टाइम पीरियड जो है वो भी घटेगा। जब टाइम पीरियड घटेगा तो जो अपनी क्लॉक है वो फास्ट हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन ये बनता है हमेशा पेंडुलम से कि समर में क्या डिफरेंस है विंटर में। यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखी, भूल गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर घट जाएगा। तापमान यहाँ पे बढ़ जाएगा, तापमान यहाँ पे घट जाएगा, ठीक। तो ये हो गया अपना वेदर, मतलब जो मौसम का असर क्या पड़ेगा उस पे, ठीक। दूसरी चीज, अब आगे चलते हैं अपन, इसका जो फॉर्मूला था T इक्वल टू 2π√L/G, L की तो अपन ने बात कर ली, L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब G की वजह से क्या क्या फर्क आता है उसमें वो देखते हैं। इफेक्ट ऑन पेंडुलम ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक। अब समझिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो एक्सेलरेशन, मतलब जो त्वरण आया है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो ये वैल्यू जो है अपन मानते हैं इसको कांस्टेंट, पर एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होती। ये अपन ने पूरे अर्थ की एक मीडियन, माध्य निकाल के रखा हुआ है। पूरे अर्थ में हर जगह की वैल्यू के हिसाब से ये एक अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली है कि हाँ इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब ये ऊपर नीचे कैसा होता है और कहाँ होता है ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों होता है और कैसे होता है। बस अभी इस टॉपिक में मैं इसको बस एक जनरल वो देना चाहता हूं। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, बढ़ जाती है इक्वेटर, विषुवत रेखा पे, घट जाती है पोल्स मतलब ध्रुव पे, ठीक। दूसरी चीज, जब अपन धरती के सतह के ऊपर चले जाते हैं, मतलब एक ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो भी ये घट जाती है। अगर धरती की सतह से नीचे चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, तो भी ये घट जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, मैं ये आपको जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। अभी बस मैं एक ये पेंडुलम बताना चाह रहा हूं, इस पे कैसा असर पड़ता है। इस पे
इस वजह से मैं सिर्फ ये पॉइंट्स दे रहा हूं आपको कि एट पोल्स, इक्वेटर, हाइट और डेप्थ, ये 4 जगह पे जी का क्या। और एक और जी पे आता कहा, मून। अपन हमेशा चंद्रमा पे जाते रहते हैं, तो मून पे जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो घट जाती है। कितनी घट जाती है? लिटरली 1/6, मतलब 1/6 गुना। जितना अपने धरती पे है उसका 1/6 गुना हो जाती है, मतलब कम हो जाती है 1/6 टाइम्स। तो अब इसको जी का असर अपने पेंडुलम पे और उसके आवर्तकाल पे कैसा पड़ता है? देखिए, सबसे पहले पोल्स पे जी पोल बढ़ जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ये पहले फॉर्मूला में मैंने बताया है, ये ऐसा रिलेशन होता है इनका। मतलब अगर जी बढ़ेगा तो टी क्या है? टाइम पीरियड क्या है? घटेगा। क्या? जो आवर्तकाल है वो घटेगा। ठीक। जब आवर्तकाल घटेगा तो जो अपनी क्लॉक है, घड़ी, वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक। इसका इनवर्स इक्वेटर पे, इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर पे जी घट रहा है, जी घट रहा मतलब टाइम पीरियड जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो जो अपनी क्लॉक है, घड़ी, वो स्लो हो जाएगी। ठीक। इसके बाद अब इक्वेटर पे भी वही चीज, हाइट पे भी वही चीज, डेप्थ पे भी वही चीज, मून पे भी वही चीज। मतलब जैसा इक्वेटर पे घट रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है और क्लॉक स्लो हो रही है, सेम चीज हाइट पे भी। एक अगर धरती के सतह से अपन ऊपर चले जाएंगे तो भी वही चीज होगी, अगर धरती के सतह से अपन गड्ढा खोद के नीचे चले जाते हैं तो भी वही चीज होगी, और अगर अपन घड़ी को लेके मून पे चले जाते हैं तो भी वही चीज होगी। ठीक। ये हो गया अपना टाइम पीरियड के साथ का रिलेशन। अब एक इसका एक और वो है, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पेंडुलम में, वो कुछ इस तरह का। इसको थोड़ा सा आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। ठीक। नोट कर लिया होगा आपने। जहां जरूरत पड़े वहां वीडियो पॉज करके आप एक बार वापस से रिवाइंड कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चीजों को एक दो बार जनरली रिपीट कर दूं। अगर आपको उसके बाद भी तो कहीं दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन आता है। ये पेंडुलम है अपना, ये इसका पाथ है। ठीक। ये एक और तरीके का ऐसा क्वेश्चन आता है कि अब आपको ये इसकी मीन पोजीशन, इसको माध्य स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति। और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये माध्य स्थिति है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब चरम, चरम बिंदु। क्या? चरम स्थिति। अब यहां पे दो चीजें, एक मीन पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब जब ये पेंडुलम बीच पे आता है तो इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मध्य स्थिति। और जब ये किनारे या इस किनारे या इस किनारे, इसको भी वही बोलेंगे, एक्सट्रीम ही बोलेंगे। तो इस किनारे जब जाएगा तो इसको चरम स्थिति कहेंगे, आप एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये अब आपसे पूछेगा कि मीन पोजीशन पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। मीन पोजीशन पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बना के पूछेगा। तो आइए मैं उस सबको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहली चीज लेके चलते हैं, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिक ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। m मतलब मास, मतलब भार, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बता चुका हूं, गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब हाइट। अब ये हाइट कैसी हाइट? ये हाइट इस चीज की हाइट, पेंडुलम की हाइट से नहीं, ये हाइट जो होती है वो कोई भी चीज अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ये h जो है वो हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस है। मतलब
धरती के सतह से कितना ऊपर है, ये उस चीज को डिनोट करता है हाइट h। ठीक, तो अब आइए यहां पे समझते हैं थोड़ा सा। ये है अपना ये धरती की सतह है, यहाँ पे दीवार में मेरी घड़ी लटकी हुई है। ठीक, अब ये जो पेंडुलम है वो एक बार यहाँ पे आया, थोड़ा इसको यहाँ पे आया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक, ये यहाँ पे जो इसकी धरती से ऊंचाई है ये मान लीजिए h1 है और ये यहाँ से यहाँ तक h2 है। ठीक, अब आप मेरे को ये देख के बताइए कि इसमें यहाँ पे ज्यादा है हाइट की यहाँ पे ज्यादा है? साफ साफ दिख रहा है कि अपना जो h1 है जब वो ऐसा करके ऐसा जाएगा तो ये ऊपर जाता है, ऐसा जाता है तो फिर ऊपर जाता है। तो मतलब जब ये यहाँ आएगा तो नीचे रहता है, जब इधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और जब इधर चला मतलब जब यहाँ पे आएगा, मतलब जब एक्सट्रीम पे आएगा, जब एक्सट्रीम पे आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है मतलब स्थितिक ऊर्जा वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सेकंड, जब वो माध्य में होगा, देखो अब यहां से वो किसी भी रास्ते से जाए पर वो उसकी हाइट सबसे कम एग्जैक्टली यहीं पे होगी। यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो स्टिल इससे बड़ा होगा, यहाँ पे भी ये स्टिल उससे बड़ा होगा। सबसे कम अगर कहीं पे होगा तो वो H2 इस पोजीशन पे होगा, मतलब मीन पोजीशन पे। तो जो मीन पोजीशन मध्य स्थिति है वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट फ्रॉम अर्थ। हाइट जैसे बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो एक्सट्रीम पे हाइट ज्यादा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मीन पे कम है हाइट इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम है। चलिए अब अगली चीज पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब अपन आते हैं इसी के इक्विवेलेंट, साथ ही पढ़ते हैं अपन ने जब भी पढ़ा होगा तो साथ ही पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक, अब एक चीज समझाना चाह रहा हूं, देखिए कोई भी चीज ये है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास एट अ टाइम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। ठीक, मतलब अगर मैं, चलिए आपको थोड़ा नंबर गेम के हिसाब से खेलता हूं, इसके पास 10 यूनिट एनर्जी है। ठीक, इसके पास 10 यूनिट एनर्जी है, 10 यूनिट एनर्जी है इसके पास। तो 10 यूनिट में हमेशा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। एक ऐसा टाइम भी आएगा इन यहाँ पे जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी हो जाएगी। एक ऐसा टाइम होगा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे भी वही चीज उसी का एकदम एग्जैक्टली यूज है। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम है, मतलब जो उसकी एनर्जी थी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सब ज्यादा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अब दूसरी चीज एक और चीज समझिए थोड़ा सा, ये स्ट्रिंग यहाँ पे थी, ठीक, ये इधर गई, यहां से वापस लौट के यहाँ पे आके, यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाती है, क्या एकदम स्टॉप हो जाता है, स्टॉप, उसके बाद फिर वापस जाएगी, फिर यहाँ पे आके स्टॉप। जैसे ये यहाँ पे स्टॉप होती है तैसे यहाँ पे जो क्या होता है, जो वेलोसिटी है मतलब जो वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। मतलब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि भाई v में 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 0 हो जाएगा। ठीक, उसी का जस्ट अपोजिट जब वो यहां से यहां पे आएगा, ये यहां से ऐसा है तो सबसे ज्यादा स्पीड अगर उसकी कहीं पे होगी तो एग्जैक्टली इसी जगह, क्योंकि जैसे ही यहां से ऊपर ऐसा उठने की कोशिश करेगा तो इसको रिटार्डेशन फोर्स लगने लग जाएगा, ग्रेविटी पुल करने लग जाएगी अपनी पास अपने तरफ। ये यहाँ हाइट से गिरेगा यहाँ पे, जब तक यहां गिरेगा तब तक एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसको एक्सेलरेट करेगा। जैसे ये यहां से इस पार जाने की कोशिश करेगा वो उसको डी एक्सेलरेट करने की कोशिश करने लग जाएगा। यहां से डी एक्सेलरेट करते करते यहां पे लाके उसको 0 कर देगा। क्या, तो जो मेन पोजीशन है वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक,
ये चीज समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसी के साथ साथ दो छोटे छोटे और पॉइंट पूछ लेते हैं। वेलोसिटी का पूछ लेते हैं। तो वेलोसिटी मैंने बता दी। वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 होगी और मैक्सिमम कहां पे होगी, वेग, वेग जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे कॉर्नर यहाँ पे कितना वेलोसिटी हमेशा एक्सट्रीम पे कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम कहां पे होगी, ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे। ठीक, वेलोसिटी। अब आइए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक, एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा। जो एक्सेलरेशन होता है मतलब किसी भी चीज को खींचने, मतलब किसी भी चीज को आप अगर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हो, किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जिस स्पीड से बढ़ता है आगे, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं अपन, त्वरण। क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको त्वरण कहते हैं। तो अब यहां पे आप समझिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक, जब वो यहां पे था तो उसको पूरी ताकत से ग्रेविटेशनल पुल, मतलब जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो पूरी ताकत से उसको यहां से खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन हो, जो यहां पे त्वरण होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो होगा मैक्सिमम। पर अब देखिए, अब समझिए, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम था, पूरी ताकत से इसको यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जब यहां से चल के यहाँ पे आ गया, ठीक, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे जैसे ही आया, उसके बाद 1 सेंटीमीटर इधर खिसका, तो जो अभी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब जो उसको त्वरण प्रदान कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, वो एक्चुअल में अब अगले स्टेज पे रिटार्डेशन करने लगे, मतलब उसका मंदन, उसको मतलब मंदन में बदल जाएगा वो। तो जो यहाँ पे मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे जब ये यहाँ पे देखो, कोई भी चीज समझो -1 है, 1 मिनट, +1 है, उसके बाद अचानक से सीधा -1 पे हो जाती है, तो यहाँ बीच में कहीं पे 0 होता है। ये अपन ने लीनियर इक्वेशंस ने ग्राफ में सब जगह पढ़ा है कि अगर +1 और -1 है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। तो वो 0 एक्चुअल में कहां पे है, ये मीन पोजीशन पे, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 0। बस ये सारे जितने बार क्वेश्चन इससे बन सकते थे पेंडुलम से, वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।